तो जैसा कि आप सभी को आज के दिन का बेसब्री से था इंतजार कि आएगा एक ऐसा वीडियो जिसमें हमको मिलेंगी सारी अभिक्रियाएं एक साथ। जी हां, आपकी ही इच्छाओं के अनुसार हम लेकर आ गए हैं एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको केमिस्ट्री की 40 महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं को पढ़ने को मिलेगा। ये 40 अभिक्रियाएं जिस बच्चे ने पढ़ ली, आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा निचोड़ एक वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके अनुसार कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए शुरू करते हैं पहली रिएक्शन के साथ। लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि आपका कहना था कि सर क्या होता है जब पे एक वीडियो बना दीजिए, सर सारी अभिक्रियाओं को एक साथ बता दीजिए, सर वो अभिक्रियाएं बता दीजिए जो पेपर में आती हो, सर वो अभिक्रियाएं बता दीजिए जिन्हें हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो सबका जवाब एक वीडियो में हम लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पता है गुरु जी जो हैं तो संभव है, अगर गुरु नहीं तो संभव नहीं। आपको ये बात पता है। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला रिएक्शन जो आपको यहां पर दिख रहा है, क्या लिखा है? मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, क्या होता है जब मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं, इस रिएक्शन को करने की कोशिश करते हैं। पहली अभिक्रिया क्या लिखा है? मैग्नीशियम रिबन। अब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, इस पे क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, क्वेश्चन पेपर में आता है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाया जाता है। मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम की एक पट्टी होती है जिसे हम मैग्नीशियम रिबन कहते हैं, उसको वायु में जलाया जाता है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि उसको वायु में जलाने से पहले रगड़ा क्यों जाता है? क्योंकि उसके ऊपर एक परत जम जाती है जिसको साफ करने के लिए उसे रगड़ना पड़ता है, क्योंकि मैग्नीशियम बहुत अधिक क्रियाशील धातु है। अगर वो वायु में खुली पड़ी रहती है तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है। चलिए अब इस रिएक्शन को करते हैं। देखिए हुई ना बात, ट्रिक भी, क्वेश्चन भी और सब कुछ करने वाले हैं इस क्लास में। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा। मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg। ये मैग्नीशियम रिबन मतलब मैग्नीशियम धातु। इसके बाद इसको वायु में जलाया जाता है, इसका मतलब ऑक्सीजन होगा तो हम लोग O2 लिखेंगे। सिंपल सी बात है कि ना? अब मेरी बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा। गर्म किया जा रहा है और गर्म करने का हम लोग सिंबल जानते हैं कि ऐसे ये भट्ठी बना दी जाती है। इसका मतलब ये हम लोग यहाँ पर डेल्टा क्या करेंगे, बना देंगे। इस तरीके से डेल्टा बना दिया जाता है, ये गर्म करने का चिन्ह हो गया। अब सिंपल सी बात कि मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज होता है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मैग्नीशियम के ऊपर जो चार्ज होता है वो +2 का होता है, ऑक्सीजन के ऊपर जो चार्ज होता है वो -2 का होता है। ये दोनों हटकर एक नया फॉर्मूला बनाएंगे और वो फॉर्मूला हो जाएगा MgO, अर्थात ये दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? MgO बनाएंगे। क्या ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? आई ना? अब इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है। अब देखिए हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। इधर मैग्नीशियम 1 है, इधर मैग्नीशियम 1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन 2 है। देखिए O2 लिखा हुआ है, पर इधर 1 ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग आगे अगर इसके 2 लगा देंगे तो ये रिएक्शन बैलेंस हो सकती थी, लेकिन जैसे ही 2 लगाया तुरंत मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया। इसका मतलब यहां पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब ध्यान से देखें, 2 मैग्नीशियम इधर है, 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन इधर हो गए और यहां पर 2 ऑक्सीजन के अणु हमारे उपस्थित हो गए। सिंपल सी बात है। अब इसके नीचे आपको पेपर में लिखना क्या है? यहां पर लिखना है मैग्नीशियम, तो मैंने यहां पर लिखा मैग्नीशियम और उसके बाद ये क्या है? ऑक्सीजन है और ये क्या है? ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसे हम लोग लिख देंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो आपको आज इस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। पहला आपने देख लिया, दूसरा क्या है? जब लोहे की कील, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दूसरा क्या बोला गया है? जब लोहे की कील को कॉपर के विलयन में डुबोया जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब लोहे की कील लेते हैं और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं, तो हमने क्या लिखा? हमने लिखा यहां पर कि लोहे की कील। अब लोहे की कील क्या है? Fe होती है, Fe। इसको कहां डुबोया जा रहा है? इसको डुबोया जा रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन में, ना कि कॉपर के विलयन में। तो कॉपर सल्फेट लिखा और कॉपर सल्फेट ये देखिए CuSO4 हो गया। तो Fe को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जा रहा है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कॉपर और सल्फेट, इसका मतलब Cu और SO4। और सिंपल सी एक बात और ध्यान से सुनिए, ये जो आज की 40 रिएक्शन है इन्हें आपको डाउनलोड करना है तो आप टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड जाके कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, ये पूरा PDF आपको वहीं पर मिल जाएगा। आप इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए और घर में इसकी प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर रख लीजिए। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, विश्वास कीजिए। मैं फर्स्ट टाइम जरूर हूँ यूट्यूब पर एक
बार आपका अगर रिजल्ट आ गया ना, उसके बाद आप खुद कहोगे कि गुरुजी थे तो संभव था। चलिए अभी हम लोग देखेंगे CuSO4। अगर हम ध्यान से देखें तो इस Cu के ऊपर यहां पर इस समय +2 का चार्ज है, जबकि सल्फेट के ऊपर SO4 -2 का चार्ज है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता, सल्फेट के ऊपर -2 होता है, यहां नीचे कोई नंबर है नहीं, सो इसके ऊपर Cu+2 का ही चार्ज होगा। समझ रहे हैं? अब ये Cu है, अब ये Cu क्या होगा, अलग हो जाएगा, और उसके बाद ये SO4 है, और ये SO4 Fe से रिएक्शन कर लेगा, क्या बना देगा, FeSO4 बना देगा। फिर से एक बार समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए। Fe अब रिएक्शन करने के लिए तैयार है, तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, और सल्फेट ऐसे लिखा हुआ था। अब ये FeSO4 के साथ मिलकर बना देगा FeSO4। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। और उसके बाद ये जो कॉपर जो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग पहले करके तब सल्फेट के साथ जुड़ा था, अब वो 2 इलेक्ट्रॉन जो इसने त्याग किए हैं उसके साथ वो इलेक्ट्रॉन लेकर बेचारा संतुष्ट होकर किनारे बैठ जाएगा। इस अभिक्रिया को कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। समझ रहे बात को? और ऊपर वाली जो अभिक्रिया है उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, क्योंकि 2 अभिकारक जुड़ के एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। जबकि जब कोई अधिक क्रियाशील धातु होती है वो कम क्रियाशील धातु के लवण के विलयन से उसको विस्थापित कर देती है, तो ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। कोई दिक्कत मेरे लाल? चलिए 2 रिएक्शन कंप्लीट हो गई, पूरी जान निकल जाती है इसको बताने में। ये क्या है? ये है हमारा लोहा, और ये क्या है? ये है कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट का विलयन है, तो हमने यहां पर लिखा कॉपर सल्फेट। और ये क्या है? ये है हमारा आयरन सल्फेट, या फिर आप इसको फेरस सल्फेट कहते हैं। देख सकते हैं आप, चमक कर आए हैं हम आपके सामने ये वीडियो बनाने, आखिरी में पसीना लेकर जाएंगे और कुछ मिलेगा नहीं। चलिए अभी दूसरा आपको दिख गया होगा, है ना? तीसरा देखिएगा। तीसरी रिएक्शन क्या है? लिखा है कॉपर को वायु में गर्म करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है कि कॉपर को वायु में गर्म करते हैं। मेरे द्वारा ये क्वेश्चन बनाया गया है। आपके एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोई X नाम का कोई तत्व है, उसको वायु में गर्म करने पर एक काले रंग का यौगिक बन जाता है। उस काले रंग के यौगिक का नाम क्या है? उसी का जवाब हम देने वाले हैं। क्वेश्चन मेरे द्वारा बनाया गया है। देखिए क्या लिखा है, कॉपर को वायु में गर्म करते हैं। अब कॉपर क्या होता है? कॉपर होता है Cu। इसको वायु में गर्म करने की बात कर रहे हैं, तो Cu जैसे ही और इसके साथ जलेगा तो ये काले रंग का पदार्थ बना देता है, और इसको हम कहते हैं कॉपर ऑक्साइड। इसको कहते हैं कॉपर। तो उसका भी आंसर आपको मिल गया। और ये क्या है? मेरा ऑक्सीजन है। अभी हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस कर देंगे। ऊपर वाली रिएक्शन देखिए मेरे लाल, बैलेंस थी, क्योंकि Fe एक था, सल्फेट एक था, कॉपर एक था। इसको बैलेंस करना पड़ेगा। ये क्या लिखा है? ये कॉपर ऑक्साइड है। ये क्या है? कॉपर ऑक्साइड है, या आप इसको क्यूप्रस ऑक्साइड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहां पर कॉपर की वैलेंसी +2 है, +2 है, इसलिए इसको क्यूप्रिक ऑक्साइड कह सकते हैं। जबकि Cu+1 होती तो क्यूप्रस ऑक्साइड कहा जाता। याद रखिएगा मेरी बात को। चलिए अब कॉपर ऑक्साइड हो गया ये, अब इसको बैलेंस करना है। इधर कॉपर 1 है, इधर कॉपर 1 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, उधर देखिए ये पूरी रिएक्शन इस तरीके से होगी। 2 यहां लगा दीजिए और 2 यहां लगा दीजिए, पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। 2 हो गए Cu, 2 Cu, 2 ऑक्सीजन, इधर भी 2 ऑक्सीजन। चलिए 3 आपने जल्दी से लिख लीजिए, आप इन तीनों को अपने कॉपी पर जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे अब तीसरी अभिक्रिया की। क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं। अब बात यह है कि लेड नाइट्रेट होता क्या है? देखिए लेड का फॉर्मूला होता है Pb, और इसका चार्ज हो गया Pb+2, और नाइट्रेट का होता है NO3 के ऊपर -1। अब ये होगा क्रॉस, अब देखिए Pb और ये हो गया NO3। अब ये 2 कहां जाएगा? इधर जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? लेड नाइट्रेट। 2019 के एग्जाम में लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला पूछा गया है, तो उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए कि लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला ये होता है। अब कह रहे हैं कि इस लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि लेड नाइट्रेट आखिर होता क्या है। तो मैंने लिखा Pb और उसके बाद NO3 और उसके बाद इसका होल ट्वाइस। इसको गर्म करना शुरू करते हैं, और गर्म करने के लिए मैंने भट्ठी का निशान लगा दिया। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं, किसी भी कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहे हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसका मतलब NO2 गैस निकलेगी। तो चलिए अभी हम लोग इसमें से NO2 गैस को निकाल देते हैं। उसके बाद देखिए, आप देखिए Pb बचा
और ऑक्सीजन है। अब Pb और ऑक्सीजन तो बन जाएगा लेड ऑक्साइड, क्योंकि आपको पता है कि लेड के ऊपर +2 का चार्ज, ऑक्साइड के ऊपर -2 का चार्ज, दोनों खत्म, तो PbO बन गया। कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। अब ये दो चीजें बन चुकी हैं, अब और क्या बनेगा, पहले इसको बैलेंस करेंगे और शायद इसमें ऑक्सीजन गैस भी बनेगी। चलिए बैलेंस कर लेते हैं। लेड अकेला, नाइट्रोजन 2, इधर अकेला, तो इसको हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, आपके सामने बैलेंस करके दिखा रहे हैं, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। नाइट्रोजन तो बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन 3 दूना 6 हो गए, इधर 4, 4 2 6, और ये हो गया 1 7। इसका मतलब ये क्या है, बैलेंस नहीं है, तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अब इस ऑक्सीजन को हम ऐसे बैलेंस नहीं कर सकते मेरे लाल, क्योंकि इधर ऑड नंबर में है और उधर इवन नंबर में है। क्योंकि आपको पता है अगर इधर ऑड है तो इसे भी इवन करना पड़ेगा। इवन मतलब सम संख्या करनी पड़ेगी। देखिए 2 और 4 6, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पे अकेला है, तो इसे 2 करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने इसको 2 किया, अब ये इसे भी 2 करना पड़ेगा, क्योंकि लेड में भी तो 2 करना पड़ेगा। और जैसे इसे 2 किया, अब नाइट्रोजन 4 हो गए, तो इसका मतलब इसे भी हमें अब 4 करना पड़ेगा। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब ऑक्सीजन चेक कीजिए, 3 दूना 6 और 6 दूनी कितनी, 12 हो गए। इधर देखिए 4 दूनी 8, 8 2 10 हो गए, और 10 2 कितने हो गए, 12 हो गए। बताइए पूरी अभिक्रिया बैलेंस हो गई या नहीं बैलेंस हो गई। अब इनका नाम लिखना शुरू कर दीजिए। इसे क्या कहेंगे हम लोग, लेड नाइट्रेट कहेंगे। तो मैंने इसे लिखा लेड नाइट्रेट। उसके बाद इसे क्या कहेंगे, इसे हम लोग कहेंगे लेड ऑक्साइड। तो इसे हम लोगों ने लिखा लेड ऑक्साइड। उसके बाद इसे क्या कहेंगे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और इसे क्या कहेंगे, ऑक्सीजन कहेंगे। आपको समझ में आ गई होगी पूरी रिएक्शन। अब देखिए चौथी रिएक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। क्या लिखा है, नाइट्रिक अम्ल। क्या लिखा है कि नाइट्रिक अम्ल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अपक्रिया करता है। इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो क्षार होता है, और नाइट्रिक अम्ल वो तो अम्ल हो गया। कोई अम्ल जब क्षार से क्रिया करेगा तो लवण और जल ही तो बनेगा ना, तो इसका मतलब लवण और जल बनेगा। चलिए लिखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि नाइट्रिक अम्ल। अब जिन बच्चों को नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला नहीं पता वो अभिक्रिया कैसे कर पाएंगे, तो इसका ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, HNO3, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल। ये अभिक्रिया कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। अब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये होता है Ca और उसके बाद OH और उसका होल ट्वाइस। इसे हम लोग बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। अब क्या कह रहे हैं, इसके साथ ही अभिक्रिया करता है। चलो मेरे लाल ध्यान से समझते हैं, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन तो H+1 आयन, उसके बाद NO3 ये -1 आयन, कैल्शियम के पास Ca+2 आयन, और NOH के पास OH -1 आयन। ये मिला के क्या बना देंगे, ये तो बना दिए वाटर। अब ये वाटर हो गया सीधे बाहर। समझ में आई बात, ये वाटर क्या हो गया, बाहर होके चला गया। अब Ca+2 का चार्ज, NO3 -1 का चार्ज। अब Ca+2 ऐसे लिखोगे, NO3 -1 ऐसे लिखोगे, क्रॉस करोगे Ca, और उसके बाद NO3 और 2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। इसे क्या कहेंगे, कैल्शियम नाइट्रेट कहेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ आपको ये पता है कि कैल्शियम और NO3 को नाइट्रेट कहते हैं। सो कैल्शियम नाइट्रेट हो गया, समझ गए। तो इस तरीके से ये बन गया CaNO3 का होल ट्वाइस। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब ये रिएक्शन ना बैलेंस नहीं है, क्योंकि इधर NO3 कितने हैं, 2 हैं। देखिए NO3 2 हैं, इधर NO3 अकेला है। तो इसको बैलेंस करने के लिए इसको मुझे 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही मैंने 2 लगाया, पहले नीचे वाला थोड़ा साफ कर लिया जाए, है ना। देखिए जैसे ही मैंने इधर 2 लगाया, हाइड्रोजन 2 हो गए, इधर भी हाइड्रोजन ओके हैं। अभी देखो जरा ध्यान से, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, टोटल 2 इधर 2 इधर 4, उधर कितने हैं 2, तो इसको भी 2 से गुणा कर दीजिए। जैसे ही 2 से मैंने गुणा किया, अब ऑक्सीजन चेक कीजिए। इधर वाले तो मैंने इससे बैलेंस कर दिए, इधर देखिए कितने हो गए 2, और इधर भी कितने हो गए 2। पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। ये क्या है, ये है हमारा नाइट्रिक अम्ल। इसे नीचे लिख दीजिए नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इसे क्या लिख दीजिए, इसे लिख दीजिए कैल्शियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लिखेंगे आप, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए थोड़ा सा वीडियो ये बड़ा होगा, लेकिन आपको सब समझ में आएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है, ये है कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट। इसे मैंने लिखा कैल्शियम नाइट्रेट, और ये लवण बना है। और ये क्या है, ये तो आपको पता ही है कि ये जल है। उम्मीद है पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई है, आपको समझ में भी आ गई होगी।
अब बात करेंगे रिएक्शन नंबर 5 की। अब ये क्या लिखा हुआ है, देखिए कोई भी बुक आप लोगे आपको ये रिएक्शन गलत मिल सकती है, इसलिए विश्वास कीजिए हमारा जो इस क्लास में आज हम पढ़ा कर जाएंगे वो एकदम सॉलिड होगा। देखिए अगला क्या लिखा है, लिखा है फेरस सल्फेट को गर्म करते हैं। अब बात यह है कि फेरस सल्फेट होता क्या है। देखिए फेरस सल्फेट होता है Fe और उसके बाद SO4, ये होता है हमारा फेरस सल्फेट। अगर यही लिखा होता कि फेरिक सल्फेट तो आपको Fe, उसके बाद SO4 और उसके बाद यहाँ -2 चार्ज, यहाँ +3 चार्ज, ये 3 इधर जाता तो 3 यहाँ लग जाता और 2 यहाँ लग जाता, ये बनता है फेरिक सल्फेट, ये है फेरस सल्फेट। क्योंकि इसके ऊपर +2 का चार्ज -2 का चार्ज दोनों खत्म हो गए, ये फेरस सल्फेट, ये फेरिक सल्फेट। अब देखिए कुछ बच्चों का कहना था सर जी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दीजिए, सब इसी क्लास पे डिस्कस होगा मेरे लाल। चलिए देखिए फेरस सल्फेट, तो फेरस सल्फेट क्या होता है, FeSO4 का यही होता है, हाँ फेरस सल्फेट। कह रहा है कि इसको गर्म कीजिए। अब इसको जैसे ही हम लोग गर्म करना शुरू करेंगे देखिए क्या होगा, इसमें सल्फेट है और किसी भी सल्फेट वाले यौगिक को अगर आप गर्म करना शुरू करोगे तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलेगी। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड गैस, इसका मतलब SO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस SO3। अब उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, इसको गर्म करने का चिन्ह बना देते हैं, लेकिन Fe का क्या होगा मेरे लाल, Fe जो है वो क्या करेगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। Fe क्या करेगा, Fe भी कोई एक यौगिक बनाएगा। Fe कौन सा यौगिक बनाएगा, देखिए Fe यहाँ पर कितने हैं, अकेला है, और इधर सल्फेट कितने हैं, 4 हैं, एक सल्फेट है, ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अब इसको पहले बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इधर देखिए सल्फर 1, इधर देखिए सल्फर 1, 2 हो गए, ये मैंने 2 लगा दिया। अभी आपको पता चल जाएगा कि क्या बनाना है मुझे। अब देखिए सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन इधर कितने 8, उधर कितने हैं 2, और ये 3 5, 2 और उसके बाद ये कितने हो गए 2 3 कितने हो गए 5, 3 की कमी है तो इसका मतलब FeO3 हो गया। लेकिन ये तो गलत है क्योंकि देखिए Fe के ऊपर तो +3 और या तो +2 का चार्ज होता है, तो यहाँ पर 3 हो गया, तो इसका मतलब ये 3 वाला हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर -2 का चार्ज होता है, तो ये 2 का बना के फॉर्मूला क्या बनाएगा, Fe बनाएगा, फिर उसके बाद O बनाएगा। अब ये 2 कहाँ आ जाएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा, और 3 कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। इसे क्या कहेंगे, फेरिक ऑक्साइड कहेंगे, फेरिक, क्योंकि यहाँ पे 3 वाला जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब Fe2O3 बनेगा। अब आप इसे क्या कर लेंगे, अब आप इसे ध्यान से सुनिए, एक बार बैलेंस करने की फिर से देखिए कोशिश कीजिए। Fe2 Fe हो गए 2, ऑक्सीजन कितने 3 3 6 2 8, इधर कितने हैं 4 दूनी 8, सल्फर कितने हैं 2, ये क्या बना, ये बना फेरिक ऑक्साइड। और ये आपकी NCERT की बुक में क्या है, दिया हुआ है। लेकिन ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अगर आप कोई अवतार या कोई पब्लिकेशन की अलग से विद्या या कुछ भी लेते हैं, गलत लिखा हो सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ये क्या है, यह है फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। चलिए अब हम लोग इसको ख़त्म करेंगे। ये 5 रिएक्शन करवा दी मैंने, 3 अभी पहले करवाई थी। ये कौन सी है, ये 2 मैंने पहले करवाई थी, और उसके बाद इसे हम लोग देखिए ध्यान से, ये कौन सी रिएक्शन थी, 3 4 5, 3 पहले करवा चुके थे। ये कौन सी थी, ये 4 थी, ये 5 थी, और ये कौन सी थी, ये 6 नंबर की रिएक्शन थी। ये 6 रिएक्शन मैंने आपको करवा दी। अब जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन नंबर 7 की। क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि सोडियम धातु पानी से अभिक्रिया करता है। एक क्वेश्चन बहुविकल्पी आपसे कई बार पूछा जा चुका है, कौन सी ऐसी धातु है जो ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती है, उसका आंसर है सोडियम। पेपर में यह भी क्वेश्चन आया है कि सोडियम धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेती है, जबकि जो मैग्नीशियम धातु होती है वो ठंडे जल से अभिक्रिया नहीं करती है। याद रखिएगा, सोडियम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर आता है इसलिए वो अभिक्रिया कर लेता है, जबकि मैग्नीशियम नीचे आता है, इस वजह से थोड़ा सा कम क्रियाशील होता है, इसलिए वो अभिक्रिया नहीं कर पाता है। यही है इसका आंसर। चलिए सोडियम धातु की बात करते हैं। सोडियम धातु, सोडियम का फॉर्मूला Na हो गया, ये जल से क्रिया करता है, इसका मतलब H2O लिखेंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जल में होते हैं 2 प्रकार के आयन, एक होता है H+ और एक होता है OH-। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये OH- हो गया, NaOH के साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा,
NaOH बना देगा। अब और फिर क्या बचता है, यह हाइड्रोजन बचेगा। इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे H लिखना पड़ेगा, लेकिन H तो केवल लिखा नहीं जा सकता, इसलिए H2 लिखना पड़ेगा। अब इसको बैलेंस करना है तो मुझे फिर यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही इधर 2 लगाएंगे यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि फिर ऑक्सीजन बैलेंस ऐसे नहीं हो पाता। अब देखिए जरा ध्यान से, सोडियम 2 हो गए, सोडियम 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, पर इधर तो 4 हैं तो इसको भी 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 2 हो गए। पूरी रिएक्शन क्या हो गई, हो गई, कंप्लीट हो गई। ये क्या है, सोडियम धातु है, तो मैंने यहाँ पर लिखा सोडियम धातु। और उसके बाद ये क्या है, जल है। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वो क्या है, वो हाइड्रोजन गैस है। उम्मीद है रिएक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये हाइड्रोजन गैस बन के उड़ जाती है। 7 नंबर की रिएक्शन हो गई। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, 8 नंबर रिएक्शन की। क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। इसका मतलब जिंक जो होता है वो दानेदार होता है, जिंक धातु। अब देखिए क्या बोला गया, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक। जिंक क्या होता है, Zn होता है। अब बात यह है कि सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे H2SO4। अब यहाँ देखिए क्या लिखा, H2SO4 लिखा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। विद्युत रासायनिक श्रेणी का महत्व आपने पढ़ा होगा धातु अधातु वाले चैप्टर में। वहाँ पे मैंने ये रिएक्शंस बहुत अच्छे से करवा रखी है। और जिन बच्चों का मानना है कि सर अभी धातु अधातु का चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ है, कंप्लीट हो गया है मेरे लाल, उतना ही तो है पेपर में आएगा, और क्या आएगा आप वो जाके वीडियोस को देख लीजिए, है ना। तो देखिए ध्यान से, जिंक H2SO4 से रिएक्शन करता है। देखिए विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हमारी जिंक होती है वो हाइड्रोजन से ऊपर होती है, इसलिए जिंक H2SO4 से रिएक्शन करके क्या करेगा, ये उससे हाइड्रोजन गैस को निकालेगा। अब देखिए जिंक, अब इसको हम लोग जिंक को सल्फेट के साथ कर देंगे तो ये बन जाएगा ZnSO4। और उसके बाद ध्यान से मेरी बात को फिर से सुनिएगा, ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब कुछ बच्चों का मानना है कि सर ये रिएक्शन बैलेंस है। जी हाँ, ये रिएक्शन बैलेंस है, Zn अकेला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, सल्फेट सल्फेट। पर यही क्यों बना, क्योंकि Zn के ऊपर +2 का चार्ज होता है, ये +1 +3 में नहीं पाया जाता, ओनली 1 Zn+2 में Zn ही पाया जाता। अकेला ही ऐसा है जो अकेला Zn+2 पाया जाता है, ये 3 नहीं होता। Fe की तरह 2 यौगिक बना ले, 2 आयन बना ले, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये ऐसे बन जाएगा, ठीक, सिंपल सी बात है। चलो अब हम लोग ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। अगली क्या है, ये कौन सी थी, 8 नंबर। 9 नंबर क्या है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसके साथ रिएक्शन करता है, मैग्नीशियम पट्टी। मैग्नीशियम पट्टी मतलब मैग्नीशियम रिबन। तो चलिए हम लोग करेंगे इस क्वेश्चन को। 9 नंबर देखिए क्या लिखा है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका मतलब HCl। ये किससे रिएक्शन करेगा, Mg से। ये भी विद्युत रासायनिक श्रेणी से ही क्वेश्चन पूछा गया है। अब कोई भी अम्ल होगा, अगर वो तनु है, उसके ऊपर अधिक क्रियाशील धातु को डाला जाएगा तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिए, Mg और Cl दोनों मिलकर बनाएंगे MgCl। अब मेरी बात ध्यान से फिर सुनिएगा, मैंने कहा MgCl, आपने कहा मान लिया मेरी बात, MgCl नहीं मेरे लाल। Mg के ऊपर चार्ज होता है Mg+2 का और Cl के ऊपर -1 का, दोनों बनाएंगे MgCl2। सो इसका मतलब ये बनेगा 2 यहाँ जाएगा, गलती मत करना, तो MgCl2 बनेगा। उसके बाद फिर से हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी, पर ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि ये ऊपर की डंडी क्यों लगाई गई है, ये गैस को प्रेजेंट करता है, गैस को बताता है, जबकि ये डंडी नीचे घुमा दी जाए तो ये अवक्षेप को बताता है। ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है 2019 और 20 के एग्जाम में। चलिए अभी देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा मेरे लाल। अब देखो जरा ध्यान से, उधर देखिए एक बात याद कर लो, अगर HCl अम्ल से रिएक्शन आई है और उसके बाद उसकी किसी धातु से अभिक्रिया करवाई जा रही है, बैलेंस करना पड़ेगा आपको, बिना बैलेंस किए नहीं हो पाएगी वो रिएक्शन। देखिए ध्यान से, क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलती है, हाइड्रोजन 2 चाहिए, ठीक। तो इधर हाइड्रोजन अकेला, लेकिन इधर अगर हमने 2 लगा दिया तो ये रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस। Mg अकेला, Cl2 और इसके बाद ये H कितने, ये भी 2, कंप्लीट है रिएक्शन। इसका नाम लिखोगे जिंक, तो इसका नाम मैंने क्या लिखा, जिंक।
इसका नाम क्या है? मैग्नीशियम। इसका नाम मैंने क्या लिखा? मैग्नीशियम। जब मैं आपसे बोलूँ स्क्रीनशॉट लेने को तभी लेना। ये क्या है? तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है मेरे लाल? ये है जिंक सल्फेट। इसे क्या कहेंगे? जिंक सल्फेट। सबका नाम लिख रहे हैं ताकि कुछ छूट ना जाए। ये क्या है? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोराइड, टा नहीं ड लिखना, ड। ठीक है, ये क्या है? हाइड्रोजन गैस। चलो अब जल्दी से चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका ले लो आप लोग, है ना। हम लोग अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग 9 तक कर चुके हैं। अब क्या करेंगे? 10, 11, 12 एक बार में 3-3 रिएक्शन बताएंगे। 3-3 का आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग करेंगे 10 नंबर रिएक्शन। क्या लिखी है क्वेश्चन? आपको दिख गया होगा। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम चूर्ण के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 होता है। तो मैंने यहां लिखा H2SO4। अब ये किसके साथ रिएक्शन करता है? एल्युमिनियम चूर्ण के साथ रिएक्शन करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है, इसके ऊपर +3 का चार्ज होता है। तो Al देखिए +3 के चार्ज के साथ तैयार है बेचारा रिएक्शन करने के लिए। सल्फेट के ऊपर SO4-2 का चार्ज खत्म हो नहीं पाएगा। कैंची गुणा करेंगे, Al लिखेंगे, SO4 लिखेंगे, 3 यहाँ जाएगा तो ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, 2 यहाँ आएगा, Al2SO4 का होल थ्राइस। ये सारे क्वेश्चन कैसे फॉर्मूला बनता है इस पर मैंने वीडियो बना रखा है। आप प्लेलिस्ट में जाएं, चैप्टर 1 देखें, वहां से आपको सब समझ में आएगा और इससे निकलेगी हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, ऐसे कंप्लीट नहीं होगी मेरे लाल। देखिए इधर है एल्युमिनियम 2, इधर है एल्युमिनियम अकेला। इसका मतलब हमें इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैंने 2 से गुणा किया तो सल्फेट तो 3 है इधर, तो मुझे इधर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। एल्युमिनियम बैलेंस, सल्फेट बैलेंस। हाइड्रोजन तो मेरे हाथ में था क्योंकि वो अकेला है, चाहे जितना गुणा कर लो। इसका मतलब हाइड्रोजन इधर 1, 2, इधर कितने? 3 और 2, इसका मतलब 6, उधर 2, तो इसको 3 देना पड़ेगा। आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। ये क्या है? ये मेरे लाल एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम क्या होता है आपको ये बात पता ही होगी, आपके घर में एल्युमिनियम के बर्तन भी होंगे। ये क्या है? ये है एल्युमिनियम सल्फेट। तो हमने लिखा एल्युमिनियम और सल्फेट, थोड़ा सा समय बचाने के लिए शॉर्ट में लिख दिया गया है ना। और वो क्या है मेरे लाल? ये हमारी है हाइड्रोजन गैस, बनी और फुर्र से उड़ गई। हाँ, एक क्वेश्चन आ सकता है आपके पेपर में, ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। कौन सी ऐसी गैस है जिसके पास माचिस की तीली जलती हुई ले जाने पर पप जैसी आवाज आती है? पॉप जैसी आवाज आती है, POP पॉप, पॉप जैसी आवाज आती है, वो हाइड्रोजन गैस है। कौन सी ऐसी गैस है जिसको पानी में ले जाएंगे अगर तो पानी दूधिया हो जाएगा? वो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। याद रखिएगा मेरी बात, है ना। चलो अब ये इतनी बात समझ में आ गई होगी। एल्युमिनियम 2, सल्फेट 3, हाइड्रोजन 6, इधर भी 3 दूना 6। ठीक है, अब ये बात समझ में आ गई। अब रिएक्शन नंबर 11। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। 11 नंबर क्या है? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है रिएक्शन? तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के रेत के साथ अभिक्रिया करता है। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? HCl होता है। ये लोहे की रेत, लोहे की रेत मतलब Fe होगा। तो FeCl के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा? FeCl2 बनाएगा। अभी मैंने आपको चार्ज करना बताया था, कंप्लीट कैसे चार्ज होता है। Fe के ऊपर +2 का चार्ज, Cl के ऊपर -1 का चार्ज, 2 यहाँ 1 यहाँ। ठीक, समझ गए। अब उसके बाद देखो, इतना शेयर कर दो कि ये आ जाए स्मार्ट बोर्ड अब की बार। ये H, तो ये हो गया हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ेगा? 2 लगाना पड़ेगा, पूरी रिएक्शन बैलेंस। ये क्या बना है? ये बना है फेरस क्लोराइड, क्योंकि यहाँ पर Fe+2 का चार्ज था, फेरस क्लोराइड। ठीक है, आज का एम हम बनाकर आए हैं कि कोई भी रिएक्शन को जब तक हम देख नहीं लेंगे कि वो बैलेंस है तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए फेरस क्लोराइड, Fe, और ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। Fe अकेला, Cl2, हाइड्रोजन 2, पूरी रिएक्शन बैलेंस। ये हो गई 11 नंबर रिएक्शन। अब बात करेंगे हम 12 नंबर रिएक्शन की। मैंने कहा था आपसे इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई टेलीग्राम चैनल की लिंक से मिलेगा, इसलिए अगर अभी तक आपने टेलीग्राम को
ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए, फ्री में है, फ्री में ज्वाइन कीजिए। बच्चे हमसे कॉल करके पूछते हैं सर कितना चार्ज लगेगा, चार्ज नहीं लगेगा बच्चा, एकदम फ्री है, आप उसको ज्वाइन कर लो, है ना। रिएक्शन नंबर 12 को देखो, सोडियम कार्बोनेट के विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहां से हम आपको इन रिएक्शंस के और आगे क्या क्या खासियत है वो बताने वाले हैं, ठीक। अभी तक ये रिएक्शन मतलब 10, 11 और इसके पहले 9 और 8 वो 4 रिएक्शन जो करवा के गए हैं वो विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। समझ में आ रही बात, विस्थापन अभिक्रियाएं हैं। अब जो करने जा रहे हो वो है खाने वाले सोडे के बनाने की विधि, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो खाने वाला सोडा बनता है। सही बात समझे? तो चलिए देखिए ध्यान से, सोडियम कार्बोनेट। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि खाने वाले सोडे का सूत्र बताइए, तो सोडियम का बाइकार्बोनेट होता है। ये क्या है? धोने वाले सोडे का सूत्र है, धावन सोडा का सूत्र है। याद रखिएगा, खाने वाले सोडे का सूत्र NaHCO3 और धोने वाले सोडे का सूत्र Na2CO3। Na2 क्यों? क्योंकि देखिए बात ध्यान से अभी सुनिएगा, हम आपको बताएंगे कैसे ये फॉर्मूले हुए। खाने वाला, धोने वाला, खाने वाला सोडा और ये धोने वाला सोडा, समझ रहे? ठीक, चलो अभी समझ में आ गया होगा। सोडियम कार्बोनेट के विलयन में, अब सोडियम कार्बोनेट के विलयन में मतलब H2SO4 है, ये सॉरी H2O है, इसके विलयन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो इससे बनता है खाने वाला सोडा NaHCO3 बनता है। क्या बनता है? NaHCO3 बनता है, तो NaHCO3 बनता है। अब देखो रिएक्शन को समझने की कोशिश करो, ये क्या है? ये सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, ये इसका पानी मिला दिया गया है, जलीय विलयन है। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने लिखा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इतना अच्छे से बताया जाता है, उसके बावजूद अभी देखना क्या होगा, है ना। ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, सोडियम 2 उधर भी 2, हाइड्रोजन 2 उधर भी 2, कार्बन अकेला, उधर है कितने? कार्बन 1 और 1 2, उधर कितना? अकेला, इधर हाइड्रोजन कितने? 2, उधर कितना? 1, मतलब इधर जितने 2 हैं इधर उतना ही 1 है, मतलब समझ रहे हो ना। अगर उसको 2 से गुणा कर दो तो पूरी अभिक्रिया क्या है? बैलेंस हो गई है। तो मैंने ये लिख दिया बैलेंस हो गई है। समझ रहे बात को? सबका नाम लिख दिया गया, अभिक्रिया बैलेंस हो गई। अब पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या होता है? ये क्वेश्चन आता है पेपर में। हो सकता है मैंने ऐड कर रखा हो, पर मैंने इसमें बता भी दिया, ठीक है। तो जल्दी से चाहो तो अब इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब हम लोग बात करेंगे अब किसकी? 12 तक हो गया है, 13, 14 और 15 की। तो रिएक्शन नंबर 13, 14 एंड 15 ये आपको मिलने वाली है जस्ट कुछ चंद मिनटों में। तो चलिए अभी हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर किसके साथ? रिएक्शन नंबर 13 के साथ। रिएक्शन नंबर 13 क्या लिखा है? सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं। देखो आगे ना वही, अब सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? NaHCO3 होता है। क्या बनेगा? अभी मैंने बताया था Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 गैस, ठीक है। अब इसको बैलेंस करने के लिए केवल यहाँ 2 लगा दीजिए। इनके नाम हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो समय वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम शुरू करते हैं रिएक्शन नंबर 14 के साथ। रिएक्शन नंबर 14 क्या लिखा है? सोडियम बाइकार्बोनेट तन सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका मतलब NaH, उसके बाद CO3, ये सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करता है, H2SO4 से रिएक्शन करता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए सोडियम तो Na+1 चार्ज, इधर सल्फेट ये SO4, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है, SO4 -2 को चार्ज, क्या बनेगा? Na2SO4, क्या बनेगा? Na2SO4, इसका नाम क्या होगा? सोडियम सल्फेट। फिर देखिए CO3 है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है CO3 और ये है H,
अगर ये दोनों हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलेगी और निकलेगा वाटर। अब इसको हमें करना पड़ेगा बैलेंस। अब देखिए बैलेंस करने के लिए सोडियम इधर है 2, इधर है अकेला, तो इधर हमको 2 लगाना पड़ेगा। याद रखिएगा अगर कभी भी कार्बोनेट है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलेगी। अब देखिए ध्यान से, ये Na2, अब ये इधर कितने हैं 2, बैलेंस है। H कितने हो, अभी इसको और बैलेंस करो। सल्फेट कितना, अकेला अकेला। अब हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन बचा, हाइड्रोजन कितने हैं इधर 2, इधर कितने हो गए 2 2 4, उधर कितने हैं 2, इसका मतलब 2 लगाना पड़ेगा। कार्बन कितना है इधर 2, इसको मतलब 2 लगाना पड़ेगा। अब बची ऑक्सीजन की बात, ये 3 2 3 हो गए, 3 दूना 6 हो गए, 6 4 10 हो गए ना 10। इधर देखो 4 4 और 4 8, 8 2 10। पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस। ये क्या है, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऊपर वाले का भी नाम यही होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है, सोडियम सल्फेट। ये क्या है मेरे लाल, सोडियम सल्फेट, और उसे तो आप जानते ही हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और ये है आपका वाटर। समझ गए बात को। चलिए अब ये आपका कौन सा हो गया, 14 नंबर हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे किसकी ओर, 15 नंबर की ओर। अब हम लोग 15 नंबर रिएक्शन करते हैं। क्या लिखा है आपको नीचे दिख रहा होगा, क्या लिखा है कि ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से अभिक्रिया करता है। अब ब्लीचिंग पाउडर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ब्लीचिंग पाउडर मतलब विरंजक चूर्ण। फॉर्मूला क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaO और Cl2। इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ होनी है, ब्लीचिंग पाउडर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्शन करता है, इसका मतलब CO2 से रिएक्शन करता है। एक बात याद रखना, कभी भी किसी में अगर Cl2 है, ये ब्लीचिंग पाउडर है, तो इससे क्लोरीन गैस जरूर निकलेगी। इसकी अभिक्रिया होगी और इससे क्लोरीन गैस जरूर निकलेगी। तो देखिए ध्यान से, होगा क्या, Ca होगा, C अकेला रहेगा, उसके बाद CO3 कैल्शियम कार्बोनेट जिसे कहते हैं, तो मैंने लिखा कैल्शियम कार्बोनेट, और इससे क्लोरीन गैस निकलेगी जिसे हम लोग Cl2 लिखेंगे। अब इस रिएक्शन को मुझे बस बैलेंस करना है। ध्यान से सुनिए, C अकेला C, ऑक्सीजन कितने हैं 2 और 1 3 3, और Cl2 भी। इसका मतलब पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। हमें इसे बैलेंस करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। नाम इसका मैंने लिख दिया, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसे क्या कहेंगे, विरंजक चूर्ण कहेंगे। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला यही होता है। इसे हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। अब जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 15 तक कर चुके हैं, अब बात करेंगे 16, 17 और 18 की। 15 तक हो चुका है, अब बात करेंगे किसकी, 16, 17 और 18 की। आज इस क्लास में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को करने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से 16 नंबर रिएक्शन क्या लिखा है, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। लिखा है ब्लीचिंग पाउडर को तनु एसिटिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं, फिर से क्लोरीन निकलेगी। ब्लीचिंग पाउडर क्या है, CaO और Cl2 है। इसको कह रहे हैं तनु एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल को हम लोग एथेनोइक अम्ल भी कह सकते हैं। ये सिरके का फॉर्मूला होता है। तो एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला होता है CH3 और उसके बाद COO और H। अब देखिए इसमें क्या होगा, एसिटिक अम्ल को हम लोग इसके ब्लीचिंग पाउडर के साथ गर्म कर रहे हैं। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये Ca हो गया, तो Ca+2 चार्ज के साथ, ऑक्सीजन -2 चार्ज के साथ, Cl2 -1 के चार्ज के साथ होता है। उसके बाद ध्यान से मेरी बात और सुनिएगा। अब ये देखिए Ca+2 चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, ये Cl2 -1 के साथ चार्ज है ना, लेकिन यहाँ पे Cl2 है, इस वजह से Cl -2 हो गए। पर इसको अभी तुम्हें इससे मतलब नहीं है, दूसरी तरीके से समझते हैं। देखिए CH3 COO -1 और H+1, ये कैल्शियम +2 चार्ज के साथ होता है। तो अगर मुझे इसको बैलेंस करना पड़ेगा, इन दोनों को मिला के फॉर्मूला बनाना है, तो देखिए क्या बनेगा, ये Ca+2, ये क्या होगा 2 यहाँ लग जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, CH3 और उसके बाद COO और Ca, ये 2 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पर लग जाएगा 2, ये क्या बन जाएगा, कैल्शियम, और इतने को क्या कहते हैं, एसीटेट। तो हम यहाँ लिखेंगे कैल्शियम एसीटेट।
क्या ये बात आपको समझ में आई? ये बन गया आपका कैल्शियम एसीटेट। इधर से हाइड्रोजन, इधर से क्लोरीन, इधर से हाइड्रोजन, इधर से क्लोरीन, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे पता नहीं, कुछ और बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। ये ऑक्सीजन है, ये Cl2 है, तो इसका मतलब ये हमारा Cl2 गैस जरूर निकलेगी, जिसे हम लोग क्लोरीन गैस कहते हैं। उसके बाद एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से मिल गया, तो दोनों मिला के क्या बना दिए? पानी। लेकिन पानी बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 लगा हुआ है, तो इसको बैलेंस जब करेंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब ये बन गया H2। अब इसको बस बैलेंस करना है। देखो मेरी बात ध्यान से समझो, ये हमारे ये 2 लगा हुआ है, तो हमने इसको 2 लगाया, ठीक। अब यहाँ से सब कुछ बैलेंस है, बस 2 हाइड्रोजन निकले, वो दोनों हाइड्रोजन उधर चले गए। इधर से एक ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उधर चला गया, कैल्शियम अकेला, ऑक्सीजन अकेला, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। चाहो तो देख लो, कैल्शियम 1, कैल्शियम 1, एसीटेट 2, एसीटेट 2, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, देखिए क्लोरीन 1 मतलब Cl2 1, फिर ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन लास्ट में 1, और हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। इसे कहेंगे कैल्शियम एसीटेट, इसे कहेंगे एसिटिक अम्ल। क्या कहेंगे? एसिटिक अम्ल। तो इसे हमने लिखा एसिटिक अम्ल। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? ये हो गया एसिटिक अम्ल। ये क्या है आपका? ये है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे हम व्यंजक चूर्ण कहते हैं। नाम लिखने की हमें आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। 16 नंबर हो गया। अब हम लोग बात करेंगे किसकी? 17 नंबर क्वेश्चन की। लिखा गया अमोनियम क्लोराइड, जिसको हम लोग नौशादर भी कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ गर्म करते हैं। तो अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NH4 और Cl। एक बात याद रखना, ये अमोनियम क्लोराइड कैसे बना है? NH4 का NH4+1 क्लोराइड -1, दोनों मिला के LH4। ये किसके साथ रिएक्शन करता है? बुझे हुए चूने के साथ, कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये NH4 और ये Ca, कभी भी अमोनियम क्लोराइड को अगर गर्म करने की बात कर दी जाए तो उससे एक गैस निकलती है जिसे हम लोग अमोनिया कहते हैं। तो अमोनिया जरूर निकलेगी, तो इसका मतलब इसे हम लोग लिखेंगे अमोनिया, ये NH3 जरूर निकलेगी। उसके बाद ये हमारा कैल्शियम है, तो देखिए ध्यान से, ये कैल्शियम है जिसके ऊपर +2 का चार्ज होता है। उसके बाद ये +2 का चार्ज हो गया। अब कैल्शियम और यहाँ पे Cl दोनों मिला के बना देंगे CaCl2, क्योंकि इसे कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। Ca+2 के ऊपर चार्ज, -2 के बन चार्ज, ठीक है। ये हमारे दोनों मिला के CaCl2 बन जाएंगे, इसे हम लोग कैल्शियम क्लोराइड कहेंगे। तो इसे हमने लिखा कैल्शियम क्लोराइड। ये क्या है? अमोनिया। ये क्या है? अमोनिया। अब इस रिएक्शन को बस और देखेंगे कि और क्या बन सकता है। हाइड्रोजन एक यहाँ से निकला, यहाँ से भी निकलेगा, पानी जरूर बनेगा, तो इसमें हम लोग वाटर बनाएंगे, जिसे हम लोग लिखेंगे पानी H2O। अब इसे जरा बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। इधर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, उधर है 1, तो इधर इसका मतलब 2 लगाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन देखिए, उधर 4 और 3 7 हो गए, इधर कितने हैं? 4 और 2 कितने हैं? 7 हैं। इसका मतलब हमें इसको अब सही से बैलेंस करना ही पड़ेगा। तो अब देखिए, उधर जो है वो 4 और 3 7 है। ऑड नंबर कभी भी बैलेंस नहीं होगा, विषम संख्या कभी भी बैलेंस नहीं कर पाओगे, इसलिए इसको हमें 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही 2 हम लगाएंगे, इधर भी हमें 2 लगाना ही पड़ेगा, तभी नाइट्रोजन बैलेंस होगा। अब जैसे ही Cl लगाया, Cl बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन बैलेंस, देखिए नाइट्रोजन बैलेंस, Cl बैलेंस, ठीक। कैल्शियम अकेला, कैल्शियम बैलेंस। हाइड्रोजन देखिए 4 और 2 6, इधर कितने हैं? 4 और 4, और इधर कितने हैं? देखिए ध्यान से, 4 और ये 6 4 10, इधर कितने हैं? 4 दूनी 8, 8 2 10। रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट अभी मत लो, अभी आगे लेना आप ना। अभी देखो ध्यान से, पूरी रिएक्शन क्या है? बैलेंस हो गई। अभिक्रिया नंबर 18, इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग जब गर्म करेंगे नौशादर को, नौशादर का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया NH4Cl होता है। याद कर लीजिए, अगर कभी भी किसी नौशादर को गर्म किया जाएगा तो उससे अमोनिया गैस जरूर निकलेगी, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों होता है। जिसमें भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन होगा, अमोनिया गैस जरूर निकलेगी। इसका मतलब NH4Cl में सबसे पहले बनेगा अमोनिया गैस। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग अमोनिया।
तो ये हो गई हमारी अमोनिया। फिर उसके बाद अमोनिया के फॉर्मूले में 3 होता है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन देख सकते हैं आप 4 है, तो एक हाइड्रोजन और बचेगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका HCl, ये अमोनिया, और ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आप कुछ देख रहे होंगे, कहीं पर तनु लिखा होता है, कहीं पर सांद्र लिखा होता है। इनका मतलब आप समझ लीजिए पहले। तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। इसके सिवा और भी आप कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश ना करें। तो अभी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि अगली रिएक्शंस को भी हम लोग कर सकें। तो अब हम लोग कर चुके हैं टोटल 18 अभिक्रियाएं। अब हम लोग बात करेंगे कौन सी अभिक्रिया की? अभिक्रिया नंबर 19 की। अभिक्रिया नंबर 19 में क्या लिखा है? लिखा है प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया जाता है। अब एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहले तो इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस का प्लास्टर, ना 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 ऐसा कुछ नहीं है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4। ध्यान से सुनिएगा, क्या फॉर्मूला होता है? CaSO4, उसके बाद डॉट हाफ H2O। अब बच्चे सोचते हैं अरे ये अभिक्रियाएं तो मुझे आती हैं, पर मैंने आपको यहां पर कुछ और नॉलेज भी दे दिया। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हेमी का मतलब 1/2। अब देखो, जिप्सम को गर्म करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म करोगे तो उसमें जो पानी रह जाता है वो भी निकल जाएगा। इसका मतलब ये जो आधा अणु पानी का बचा था, जैसे ही हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस को गर्म किया, ये आधा अणु भी पानी का क्या हो गया? निकल गया, और इससे बन गया CaSO4। और इस CaSO4 को हम लोग कहते हैं कैल्शियम सल्फेट, और उसे क्या कहेंगे? हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट को गर्म करेंगे, कैल्शियम सल्फेट अलग, हेमीहाइड्रेट अलग। इसका मतलब ये मेरा बनेगा कैल्शियम और सल्फेट। आपको मेरे ख्याल से इसमें से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और ये क्या है? जल है, जल है, आगे 1/2 है, इससे आपका मतलब नहीं है। H2O है मतलब जल है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ये क्या है? ये आपका है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका नाम लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर बोला गया है जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। अब जिप्सम देखिए, जिप्सम का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद होता है डाईहाइड्रेट, हेमी की जगह पर डाई होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? ये आपका जिप्सम है, तो इसे हम लोग जिप्सम कहते हैं। कोई डाउट? मेरे ख्याल से किसी को भी डाउट नहीं हो रहा होगा। जिप्सम को जैसे ही गर्म करना शुरू करोगे क्या होगा? इससे तुरंत प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। अब मेरी बात ध्यान से फिर सुनिएगा, 2 और ये डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब ये गुणे का चिन्ह है। 2H2O, इसका मतलब इसमें आधा H2O है और साथ ही साथ 3/2 H2O है। 3/2 को हम लोग क्या कहेंगे? डेढ़ कहेंगे। डेढ़ का मतलब आपको पता है 3/2, 3 का आधा मतलब डेढ़। तो इसका मतलब जब भी इसको हम लोग गर्म करना शुरू करेंगे तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनेगा, जिसे हम लोग कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा। उसके बाद फिर क्या बनेगा? ध्यान से सुनिएगा, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनेगा और साथ ही साथ 3/2 H2O, ये वाटर निकल जाएगा। इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग जल ही कहेंगे, और ये जल बाहर निकल जाएगा। ये क्या था? जिप्सम। तो मेरे ख्याल से इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है? आ सकता है जिप्सम को गर्म करने पे क्या होता है, आपसे पूछा जा सकता है कि अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाओगे तो कैसे बनाओगे। जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर, 373 केल्विन ताप पर क्या करने पर? गर्म करने पर क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ये केल्विन लिखा है, डिग्री सेल्सियस में लिखोगे तो 273 घटा दोगे, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ने पर केल्विन मिलता है। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस अगर आप यहां लिख कर आते हो तो वो भी क्या होगा? सही होगा। समझ रहे? अब देखो 20 हो गया। अब बात करेंगे हम लोग 21 नंबर की। 21 नंबर की रिएक्शन क्या है? मैंने आपको बताया कहां मिलेगा ये आपको। देखिए अब हम लोग बात करेंगे 21 नंबर रिएक्शन की। 21 नंबर रिएक्शन क्या है? विरंजक चूर्ण की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराई जाती है। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला होता है CaO और उसके बाद Cl2। ये होता है विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला। इसकी रिएक्शन करवाई जा रही है
तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। अब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल वही सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका मतलब H2SO4। एक बात ध्यान से मेरी सुन लीजिए, अब ये ठहरा अम्ल, ये ठहरा कुछ क्या है, कोई चूर्ण है, कैसा है पता नहीं। अब देखिए ध्यान से, ये कैल्शियम ये सल्फेट दोनों मिलाकर कैल्शियम सल्फेट बना देंगे तो CaSO4 बना देंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या सही है? जी हाँ, कैल्शियम के ऊपर +2 का चार्ज, सल्फेट के ऊपर -2 का चार्ज, दोनों खत्म हो गए, बन गया कैल्शियम सल्फेट। फिर उसके बाद देखिए यहां से बचेगा मेरे पास O, फिर Cl2 और ये H2। अब आप सोच रहे होंगे कि अब क्या बनेगा। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है? विरंजक चूर्ण। अब जैसे ही हम लोग यहाँ पे H है, यहाँ पे O है, तुरंत बन जाएगा H2O। और मैंने आपको एक बात बताई थी, मैंने आपसे कहा था कि अगर विरंजक चूर्ण में अम्ल डालोगे, विरंजक चूर्ण को गर्म करोगे, उसमें Cl होता है, मतलब क्लोरीन गैस जरूर निकलेगी। तो इससे क्लोरीन गैस जरूर निकलेगी। रिएक्शन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। C अकेला, CS अकेला, सल्फेट अकेला, H2 2, ऑक्सीजन 1, Cl2 क्या? ओके। इस रिएक्शन को कहीं पर भी बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पहले से बैलेंस है। उम्मीद है आपको सब समझ में आया होगा। इन सभी का नाम लिख लीजिए, यह है आपका कैल्शियम सल्फेट। उसके बाद आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। तो चलिए जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया? 21 तक कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे रिएक्शन नंबर किसकी? रिएक्शन नंबर 22 की। और रिएक्शन नंबर 22 क्या लिखी हुई है? बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस डालते हैं। पेपर में क्वेश्चन आता है विरंजक चूर्ण कैसे बनाओगे, तो बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस डाल दो, क्या बनेगा? विरंजक चूर्ण बनेगा। तो वहां से आपका ये रिएक्शन भी कंप्लीट होता है और साथ ही साथ और नॉलेज भी आपको मिलता जाएगा। तो क्या कह रहे हैं? विरंजक चूर्ण कैसे बनता है? तो ये बोला गया है कि बुझे हुए चूने में क्या डाल रहे हैं? क्लोरीन गैस। बुझे हुए चूने का फॉर्मूला CaOH का होल ट्वाइस। ये है आपका बुझा हुआ चूना, जिसे हम लोग कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका हो गया बुझा हुआ चूना। इसमें हम लोग क्लोरीन गैस डाल रहे हैं तो Cl2 डाल रहे हैं। देखिए क्या होगा? कैल्शियम तो कैल्शियम, फिर ऑक्सीजन और Cl2 और साथ ही साथ H2O। ये बन गया आपका विरंजक चूर्ण। पेपर में क्वेश्चन आएगा, ये लिखकर आएगा कि कैसे बनाओगे विरंजक चूर्ण, तो आपको लिखना है बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर विरंजक चूर्ण बनता है। मेरे लाल 20 नंबर का केमिस्ट्री का पेपर आता है। आज के इस वीडियो के बाद शर्त लगा लीजिए 7 पेपर यूपी बोर्ड के बनेंगे और सातों के सातों पेपर में ऐसा 20 नंबर में कुछ नहीं होगा जो आप इस वीडियो के माध्यम से ना सीख सके। 1-2 नंबर की थ्योरी छोड़कर वो अलग से आ सकती है, लेकिन पूरे हम कह सकते हैं 15+। इसका मतलब आप 15 to 18 के बीच में रहेंगे इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि बहुत कुछ आज इस क्लास में डिस्कस होने वाला है। ये वीडियो सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आज का होने वाला है। चलिए 22 नंबर कंप्लीट। अब देखिए ध्यान से 23 नंबर रिएक्शन क्या लिखी है? 23 नंबर रिएक्शन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के जल में प्रवाहित की जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का फॉर्मूला क्या होता है? CO2। इसको कहां प्रवाहित करेंगे? चूने के जल में, मतलब बुझे हुए चूने में। तो ये है आपका चूने का जल, तो चूने का ये पानी है, तो हमने लिखा चूने का पानी या चूने का जल लिख दीजिए। बात एक ही है, बुझा हुआ चूना, चूने का पानी, एक ही फॉर्मूला है। क्योंकि चूने में अब चूने का फॉर्मूला CaO और उसमें पानी डालोगे आप तो बन जाएगा बुझा हुआ चूना, वही तो है चूने का पानी। समझ रहे हो ना? बस घुमा देते हैं। अब देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये बुझा हुआ चूना है, ये क्या लिखा हुआ है? ये CO2 गैस डाल रहे हैं। Ca और CO2 मिलाकर बन जाएगा CaCO3, जिसे हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर। क्या कहेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान से मेरी बात को सुन लीजिएगा। अब ये हो गया आपका कैल्शियम कार्बोनेट। फिर यहां से देखिए ध्यान से, एक ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका मतलब एक H2O अभी और बनेगा, पानी अलग होगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और लास्ट में जल बनेगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बार चेक कर लीजिए, रिएक्शन बैलेंस है। C अकेला, कार्बन अकेला, हाइड्रोजन 2 हैं और ऑक्सीजन 2, 4, उधर भी हैं कितने? 4। अब देख लीजिए, कहीं भी आपको डाउट नहीं होगा। बस शर्त यह है कि आपको इनको अच्छे से कंप्लीट करना है। अगला देखिए, एथिल अल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 ताप पर गर्म किया जाता है।
एथिल अल्कोहल क्या होता है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला C2H5 और OH। इस एथिल अल्कोहल को एथेनॉल भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला ये भी हो सकता है CH3 CH2 और OH। ये भी एथिल अल्कोहल का ही फॉर्मूला है, क्योंकि C2H5 की जगह पर CH3 CH2 लिख सकते हैं, 2 कार्बन 5 हाइड्रोजन। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे लाल, है ना। चलो ये हो गया आपका एथिल अल्कोहल। अब सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 160 से 170 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करते हैं। किसके साथ, किसके साथ, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ। अब कंफ्यूजन यही है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल क्या उपस्थिति के रूप में होगा, जी हाँ। अब इससे आपको ध्यान में रखना है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल जब एथिल अल्कोहल में डाला जाएगा तो ये केवल उपस्थिति का काम करेगा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि निर्जलीकारक का काम कौन करता है, इससे ये पानी को दूर कर देगा। अब जैसे ही पानी को दूर करेगा तो इसका मतलब पानी इधर जरूर बनेगा और उसके बाद C2H4 बचेगा। तो इस C2H4 को हम लोग क्या कहते हैं, इससे हम लोग कह सकते हैं कि ये कार्बन और 2 हाइड्रोजन, फिर डबल बॉन्ड, कार्बन और 2 हाइड्रोजन। इसे हम लोग एथीन गैस के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ये एथीन गैस होती है। इस तरीके से आप लिख के कर सकते हैं, इसे या करके लिख लीजिएगा। कोई डाउट किसी को, पूरी रिएक्शन समझ में आ गई, बैलेंस है, सब कुछ क्लियर है। चलिए अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो रिएक्शन नंबर कहाँ तक हम लोग कर चुके हैं, हम लोग कर चुके हैं अभी तक टोटल 24। अब हम लोग बात करेंगे 25, 26 और 27 की। उम्मीद है आपको सब कुछ बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगर आपको सब कुछ बेहतर समझ में आ रहा है तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। कितने हम लोग बढ़ चुके हैं, 24 तक हो चुका है। अब बात करेंगे किसकी, 25 की। 25 में लिखा है सुक्रोज का किण्वन किया जाता है। सुक्रोज का मतलब होता है सीरा, सीरा का मतलब चीनी, वही है सुक्रोज, वही है चीनी, वही है सीरा, उसी को सुक्रोज कहते हैं। तो चीनी का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, नहीं पता तो चलिए लिख लीजिए। क्या होता है चीनी का फॉर्मूला, C12H22O11। क्या होता है, O11। तो हमने यहाँ पर लिखा ये किसका फॉर्मूला है, सुक्रोज का, जिसको हम लोग कहते हैं चीनी। तो ये आप हम यहाँ पर लिख देते हैं सुक्रोज। आप चाहो तो ब्रैकेट में इसे अपनी जानकारी के लिए चीनी लिख सकते हो। इसका किण्वन कराया जाता है। पहली बात तो आप किण्वन को समझ लीजिए कि किण्वन होता क्या है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, किण्वन आखिर क्या होता है ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए आप ना किसी भी एक पदार्थ को कुछ समय तक वायु में खुला रख दीजिए, उसके बाद उसमें कुछ ऐसा डाल दीजिए कि उसके अंदर क्या हो जाए, कि उसके अंदर बैक्टीरिया उत्पन्न हो जाए। उस बैक्टीरिया के उत्पन्न होने के कारण वो पदार्थ थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, किसी दूसरे पदार्थ में बदल जाएगा। तो उस जो बैक्टीरिया आपने डाली थी उसे किण्व कहते हैं और इस पूरी प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। तो सुक्रोज को पानी मिलाकर रख दिया जाता है, तो कुछ समय बाद वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल जाता है। वो ग्लूकोज फिर बदलता है किसमें, फिर से उसका किण्वन होता है, फिर से वो किसमें बदलता है, बदल जाता है एथिल अल्कोहल में। इसी प्रकार से अल्कोहल का निर्माण होता है। तो आप ये गलती मत करना, अल्कोहल का निर्माण आप नहीं करोगे, है ना, किसी और पर्पस से करोगे, पर उस पर्पस से नहीं करोगे जिस पर्पस से लोग करते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं। अब देखिए किण्वन हमने लिख दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने क्या लिखा है, किण्वन। आपको सब समझ में आ ही रहा होगा। किण्वन, ये किण्वन थोड़ा सा सही से नहीं लिखा है, ये डा की जगह पे क्या होना चाहिए, देखिए थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो गया था, ये किण्वन हो गया, ठीक है। ये सुक्रोज हो गया ऐसे। इसका जैसे ही किण्वन होता है C6H12O6 ये बनता है, C6H12O6 बनता है। अब आप सोच रहे होंगे ये दोनों चीज़ें एक हैं, जी नहीं, ये केवल इनका फॉर्मूला एक है लेकिन इनकी स्ट्रक्चर अलग अलग होगी। एक को ग्लूकोज कहते हैं और एक को फ्रक्टोज कहते हैं। ये बहुत ही मीठा होता है फ्रक्टोज और ये है ग्लूकोज। दोनों में क्या अंतर है ये आगे की क्लास में आप कभी जान पाओगे, अभी आपको इतना जानने की जरूरत नहीं है। अब देखो ये जो ग्लूकोज बना है बैलेंस है या नहीं, इधर 12 कार्बन उधर 12 कार्बन, इधर 22 और 2 24, उधर भी 24, इधर 11 और 1 12, मतलब 12 उधर भी है। अब ये ग्लूकोज अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, अब ये ग्लूकोज फिर से रिएक्शन करेगा
किसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। ये लैपटॉप थोड़ा सा बंद हो जाता है वरना फिर देखने में दिक्कत है। तो ये C6H12O6 ये है ग्लूकोज, इसका फिर से किट वन होगा, ये इसका फिर से किट वन कराएंगे हम लोग। तो अब ये क्या बनेगा, इससे बनेगा C2H5OH जिसे हम लोग कहते हैं एथिल अल्कोहल, और बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, इधर हमारे 6 कार्बन हैं, उधर 2 और 2, 2 और 1 3 है, इसका मतलब इसे बैलेंस करना पड़ेगा। तो यहाँ लगा दीजिए 2, इधर 4 और 1 5, तो इधर 2 लगाएंगे, 6 कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन 12 है, इधर है 5 और 1 6, 6 दूनी 12, उधर भी हैं कितने, टोटल मिला के 12। ऑक्सीजन 2 और 4 मिला के 6, पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस, और इसे कहेंगे हम लोग एथिल अल्कोहल। अब एक चीज और आपकी और क्लियर हो गई कि एथिल अल्कोहल का निर्माण किस प्रकार करोगे, ये हो गई आपकी औद्योगिक विधि से एथिल अल्कोहल का निर्माण। ये भी पेपर में क्वेश्चन आता है, तो एक से भले 2 और कई तीर से आप, एक तीर से आप कई निशाने लगा रहे हो, है ना। चलो 25 नंबर हो गया। अब समझेंगे 26 नंबर को। 26 नंबर क्या लिखा है, एथिल ब्रोमाइड जलीय KOH के साथ अब क्रिया करता है। ये रिएक्शन मैंने आपको करवाई है, एथिल क्लोराइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई है मैंने आपको, एथिल क्लोराइड की। सेम वही है, एथिल क्लोराइड की जगह पे एथिल ब्रोमाइड लिख दिया गया है, कोई बात नहीं। एथिल पहले जानिए क्या होता है, देखिए C2H5 और Cl ये हो गया एथिल क्लोराइड, या आप इसको लिख सकते हो CH3CH2Cl, ये भी लिख सकते हो, लेकिन ये क्लोराइड नहीं है, ये ब्रोमाइड है, तो इसको हटा के मुझे Br करना होगा, तब ये ब्रोमाइड होगा। समझ रहे हैं बात को। तो चलिए अब इसको ऐसे लिख देते हैं, CH3CH2 और उसके बाद Br हो गया। इसकी रिएक्शन KOH से करवानी है, क्या होगा ध्यान से सुनिएगा। CH3CH2 ये OH इसके साथ जुड़ जाएगा तो बनेगा CH3CH2 और OH। अब देखिए ये यहाँ से टूटा और ये यहाँ से टूटा, अब K के साथ Br जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, KBr बन जाएगा। तो इसे कहेंगे हम लोग एथिल अल्कोहल, इसे क्या कहेंगे, एथिल अल्कोहल, और इसे कहेंगे पोटेशियम, क्या कहेंगे मेरे लाल, पोटेशियम ब्रोमाइड, इसे कहेंगे पोटेशियम ब्रोमाइड। पूरी रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा, इधर हो गए CH3CH2 CH3CH2OH और KBr। रिएक्शन को बैलेंस करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ये रिएक्शन समझ में आ गई होगी। अब हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन नंबर 27। क्या है 27 नंबर, एसिटिक अम्ल को P2O5 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ये रिएक्शन कब पूछी गई है, ये रिएक्शन पूछी गई है आपकी जानते हैं कब, ये पूछी गई 2019 में। P2O5 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। तो एसिटिक अम्ल होता क्या है, एसिटिक अम्ल होता है CH3, फिर उसके बाद CH2 और O, और उसके बाद CH3COOH, COO और H, ये होता है एसिटिक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल को गर्म किया जाता है, किसकी उपस्थिति में गर्म किया जाता है, P2O5 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इस P2O5 को, जो आपको वहां पर वो P2O5 दिख रहा है, इस P2O5 को कहते हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। क्या कहते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कहते हैं। और ये जो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है ये कुछ बनाएगा, क्या बनाएगा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जैसे ही हम लोग इसमें P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड डालते हैं, एक रिएक्शन होती है, देखिए कैसे होती है। ये CH3COOH, फिर यहाँ पर भी एक लगा दीजिए CH3COOH, थोड़ा सा दूसरे ढंग से बता रहे हैं ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। देखिए होगा क्या, होगा ये कि यहाँ से एक H2O निकल जाएगा, ये बीच में प्लस लगा देते हैं, एक यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो ये यहाँ से H2O निकल जाएगा, तो इसका मतलब ये H2O इधर निकल जाएगा। फिर बचेगा क्या, बचेगा CH3, तो हम यहाँ लिखेंगे, ये पहली बार पूछी गई थी इसलिए बताई जा रही है, CH3CO, फिर बचेगा CH3COO, CH3 और CO, और एक O और बचेगा, उसको हम लोग ऐसे जोड़ देंगे। इसे कहेंगे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। तो हम यहाँ लिखेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। यही रिएक्शन आपके लिए बस नई थी, इसे बहुत अच्छे से जो है पढ़ लीजिएगा आप लोग। तो उम्मीद है आपको ये 27 तक समझ में आ गया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम लोग 27 तक कर चुके हैं। अब बारी है 28 नंबर की, फिर बारी है 29 नंबर की, फिर बारी होगी 30 की। 3 रिएक्शन और अभी इसमें पढ़ेंगे, फिर 10 और पढ़ेंगे, मतलब टोटल 40 पढ़ेंगे। अभी देखिए, अब आपको 28 नंबर रिएक्शन दिख गई होगी। एथिल अल्कोहल सोडियम धातु के साथ अपक्रिया करता है। 28 नंबर रिएक्शन है, क्या है? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH। ध्यान से सुनिएगा, एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला CH3 CH2 और OH, एथिल अल्कोहल। ये किसके साथ रिएक्शन करता है? ये रिएक्शन करता है सोडियम धातु के साथ। सोडियम धातु क्या होता है? Na होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर जी कभी C2H5 लिखते हैं, कभी आप ऐसे लिख देते हैं। दोनों सही है। ये किसके साथ रिएक्शन करता है? सोडियम धातु के साथ। अब सोडियम धातु देखिए, ध्यान से सुनिएगा, ये CH3, ये CH2 और ये O। अब यहां से होगा क्या? ये बनेगा CH3 CH2, तो हमने यहां लिखा CH3 और CH2। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, CH3 CH2 कैसे लिखा होता है? CH3 फिर CH2 फिर बॉन्ड होता है, फिर O होता है, फिर H होता है। अगर आपने इसको यहां से तोड़ा तो ये Na नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी निगेटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव Na कैसे जुड़ जाएगा इसके पॉजिटिव साथ? तो इसका मतलब ये यहां से ब्रेक होगा, समझ रहे हैं ना? तो इससे यहीं से ब्रेक करना है, और इसके बाद ये बनेगा O और Na। अब ध्यान से देखिए, यहां से निकलेगी हाइड्रोजन गैस, तो इसे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। पर ये रिएक्शन जो है वो बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन को हमें क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस होगी ये रिएक्शन? चलिए देखिए ध्यान से। हाइड्रोजन सिर्फ नहीं बैलेंस है, उधर एक हाइड्रोजन निकला था पर 2 लग गए, इसका मतलब 2 लगाना पड़ेगा। जैसे ही 2 लगाओगे, यहां भी 2 करना पड़ेगा और यहां पर भी 2 करना पड़ेगा। देखिए यह ध्यान से, ये CH3 CH2 CH3 CH2 O, यहां तक बैलेंस, 2 हाइड्रोजन निकले थे, 2 सोडियम जुड़ गए, बैलेंस हो गई रिएक्शन। इसे कहते हैं सोडियम और इतने को कहते हैं एथॉक्साइड। सो इसका फॉर्मूला हो गया, इसका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम एथॉक्साइड। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। 28 नंबर हो गई। अब बात करेंगे 29 नंबर रिएक्शन की। 29 नंबर क्या लिखा है? एथिल एसीटेट को क्षारक की उपस्थिति में जल अपघटित कराते हैं। एथिल एसीटेट, एसीटेट का फॉर्मूला होता है CH3COO, ये एसीटेट होता है। पर इसमें जैसे ही आप एथिल जोड़ दोगे, इसका मतलब C2H5 आपने जोड़ दिया, समझ रहे हैं? इसका जल अपघटन कराया जा रहा है। किसका जल अपघटन कराया जा रहा है? एथिल एसीटेट का जल अपघटन कराया जा रहा है। तो एथिल एसीटेट का अब हम लोग जल अपघटन कराएंगे। इसका जल अपघटन कैसे होगा? जल अपघटन का अर्थ होता है जल से अभिक्रिया कराना, तो हमने लिखा जल अपघटन। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अगर हम इसको देखें तो CH3COO, ये हो गया C2H5, इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज। H2O को देखा, H2O में OH निगेटिव वाला होता है और H प्लस पॉजिटिव वाला होता है। ये मिलकर बन जाएगा एसिटिक अम्ल, ये बन जाएगा एथिल अल्कोहल। तो एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल बन जाएगा। इसका मतलब CH3COOH बनेगा और C2H5OH बनेगा। इसे हम कहते हैं एसिटिक अम्ल। आपको समझ में आया या नहीं आया? अभी हम हट जाएंगे, आप अच्छे से देख लीजिएगा। और इसे कहते हैं एथिल अल्कोहल। इसे क्या कहते हैं? एथिल अल्कोहल कहते हैं। मेरे ख्याल से आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए, समझ में आ गया होगा। ये देखिए, इसको मैंने इस ऊपर वाले को इसको तोड़ा, फिर इसको तोड़ा और कैसे बना दिया मैंने फॉर्मूला, समझ गए आप? चलिए अब आपका 29 नंबर भी हो गया। बात करेंगे 30 नंबर की। 30 नंबर क्या लिखा है? ध्यान से पढ़िएगा। लिखा हुआ है एसिटिक अम्ल की सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल से क्रिया कराते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं एस्टरीकरण। ये बहुत पेपर में पूछी जाती है, एस्टरीकरण अभिक्रिया क्या होती है? एसिटिक अम्ल मतलब एथेनोइक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल मतलब कि एथिल अल्कोहल को एथेनॉल कहते हैं। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH, एसिटिक अम्ल। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? ध्यान से सुनिएगा। इसकी अभिक्रिया होगी एथिल अल्कोहल मतलब C2H5OH के साथ होगी। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं? एस्टरीकरण।
एस्टरीकरण, और इस एस्टरीकरण में H2SO4 की क्या होती है? उपस्थिति। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने सांद्र H2SO4 की क्या हो गई? उपस्थिति। सांद्र H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। देखिए मेरे लाल क्या होगा, CH3COOH ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज। अब C2H5OH, C2H5OH में C2H5 पॉजिटिव चार्ज वाला होता है और OH निगेटिव चार्ज वाला होता है। ये दोनों मिला के पानी बना देंगे और ये बना देंगे आपका एथिल एसीटेट, जिसे कहते हैं एस्टर। तो मेरी बात समझ में आ गई होगी ना। अब इस एस्टर में फिर से पानी मिला दीजिए, वो रिएक्शन हो जाएगी जस्ट अपोजिट, है ना, एक दूसरे की उल्टी है। तो चलो देखो ध्यान से, ये बनेगा CH3, फिर उसके बाद COO और C2H5 और बनेगा क्या? वाटर। इसे कहते हैं एस्टर, और इस एस्टर का एक दूसरा नाम भी है एथिल एसीटेट। इसका दूसरा नाम क्या है? एथिल एसीटेट। मेरे ख्याल से आपको रिएक्शन बढ़िया समझ में आ रही होंगी, कोई भी समस्या आपको नहीं हो रही होगी। आपको इतनी चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। तो चलिए जल्दी से ले लीजिए अब एक स्क्रीनशॉट। रिएक्शन नंबर 30 के बाद बात करेंगे 21 की। 21 नहीं मेरे लाल, 30 के बाद गिनती क्या होती है? 30 के बाद आता है 31, मतलब 31, है ना। चलो अब हम लोग बात करेंगे 31 नंबर रिएक्शन की। क्या लिखा है पढ़िए जरा स्क्रीन पे। लिखा क्या है? लिखा है एथेनॉल में से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन। एथेनॉल से क्या बन रहा है? एथेनोइक अम्ल बन रहा है। एथेनॉल क्या होता है? एथेनॉल होता है CH3, C क्या होता है? CH3 CH2 और OH। इससे बन रहा है क्या? इससे बन रहा है एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल क्या होता है? ये होता है CH3 COO और H। देखिए ध्यान से क्या हुआ, ये लिखा है CH3 CH2 और OH, ये लिखा है CH3 COOH। क्या हुआ? एक ऑक्सीजन इसमें जुड़ रहा है और क्या हो रहा है? ये दो हाइड्रोजन उसमें से निकल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं से मुझे एक ऑक्सीजन को लाना पड़ेगा। अब वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? देखिएगा ध्यान से, यही तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन ऑक्सीजन को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इनमें दो ऑक्सीजन जोड़ देंगे। अब पर वो दो ऑक्सीजन आएंगे कहाँ से? वो दो ऑक्सीजन आएंगे कहाँ से? पोटेशियम परमैंगनेट, या फिर कह सकते हो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, कुछ भी आपको लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि क्षारीय। ये कहाँ से आते हैं ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं दिया है बुक में तो कोई बात नहीं, या आप नहीं लिखना चाहते हैं ना कि ये नहीं लिखना चाहते हैं, तो इसकी जगह पे आप लिख दीजिए ऑक्सीकरण। बस इतना लिख दीजिए, ऑक्सीजन का योग हो रहा है। अब बैलेंस करने के लिए 2 लगाना पड़ेगा। देखिए 2 ऑक्सीजन हो गए। अब इधर 3 ऑक्सीजन, उधर 2, 1 ऑक्सीजन और है, इसका मतलब H2O बनेगा। ये बन गया आपका एसिटिक अम्ल। क्या बन गया? एसिटिक अम्ल बन गया। और उसके बाद ये बन गया आपका एथिल अल्कोहल। क्या हो गया? एथिल अल्कोहल। मेरे ख्याल से मेरे किसी भी लाल को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये 31 के बाद अब बात करेंगे हम किसकी? 32 की। अब आप लोग इस मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इन सभी अभिक्रियाओं को देखिए, इंक डालते डालते ना थोड़ी सी बात कर लेना जरूरी है ना। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बीच बीच में आपको मोटिवेट करना भी ज़रूरी है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप लोग इन सभी अभिक्रियाओं को अपनी कॉपी में लिखने के बाद अपने आप से लगाने की कोशिश कीजिएगा। इसका जो PDF है, जो क्वेश्चन आपको नीचे दिख रहे हैं, ये सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, वहाँ से टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद आप क्या सर्च करेंगे? ज्ञानोदय के गुरुजी। वहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचनी चाहिए, ऐसा ही हमारा उद्देश्य है और उसी उद्देश्य पर हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। लगातार आपके लिए कुछ नया लेकर आ रहे हैं। आने वाली जो पीढ़ी होगी वो सोचेगी कि हाँ, गुरुजी थे तो संभव थे। आज से हमारा स्लोगन यही है, गुरुजी है तो संभव है। बस चलिए 31 के बाद बात करेंगे 32 की, मीथेन का दहन।
मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है मीथेन का दहन, और इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अगर इन सारी अभिक्रियाओं में कोई भी ऐसी अभिक्रिया हुई जो इससे बाहर अगर आ गई आपके पेपर में, तो आप जो कहोगे वो हम करने के लिए तैयार है। विश्वास मानिए मेरा, ये इतना जरूर आएगा। मीथेन का दहन, कभी भी किसी कार्बनिक यौगिकों का दहन कराया जाता है तो उससे हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जरूर निकलती है, क्योंकि पेट में भी क्या होता है, ग्लूकोज होता है, और इसमें भी अगर हम लोग दहन कराना शुरू कर देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलेगी। इसीलिए आप जब सांस बाहर निकालते हो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही निकलती है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलाकर बना देंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और क्या बनेगा, H2O बनेगा, वाटर बनेगा। रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। रिएक्शन को क्या करना होगा, बैलेंस। हाइड्रोजन 4 है, इधर 2 है, तो इसको 2 लगाना पड़ेगा। ऑक्सीजन 4 हो गए, इधर 2 है, तो यहां पर भी 2 लगाना पड़ेगा। देखिए पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है मेरे लाल। 4 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, 1 कार्बन, और इसका नाम तो आप जानते ही हो कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो अभी हम लोग कितनी रिएक्शन कर चुके हैं, 32 तक कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखिए अगला रिएक्शन क्या है, 32 के बाद 33 आ गया है, और 33 देखिए ध्यान से क्या लिखा है, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है। एथेनोइक अम्ल मतलब CH3COO और H अम्ल है ना, ये एथेनॉल नहीं है, ठीक है, एथेनोइक अम्ल है। एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो पहले तो ये क्लियर कर लीजिए कि किसको कहते क्या है, अन्यथा आप रिएक्शन नहीं समझ पाओगे, है ना। ये एथेनोइक अम्ल है, इसका क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH होता है। अब फिर से समझो मेरे लाल, देखिए ध्यान से, CH3COOH, ये पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, Na वाला पॉजिटिव चार्ज और OH वाला निगेटिव चार्ज, क्या होगा, ये बना देगा पानी, और ये बना देगा सोडियम एसीटेट। आई बात समझ में, क्या बना देगा, सोडियम एसीटेट। बस ऐसे ही रिएक्शंस को करना है, रटना नहीं है मेरे लाल, है ना। चलो अभी अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर कीजिएगा। इतने को कहते हैं एसीटेट, इसको कहते हैं सोडियम, सो इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट। एसीटेट सोडियम नहीं कह सकते हो, क्या कहोगे, सोडियम एसीटेट। क्यों नहीं कह सकते हो, क्योंकि पहले पॉजिटिव का नाम फिर निगेटिव का नाम। चलिए 33 तक हो चुका है, जल्दी से एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। इस एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। तो आपको यहाँ एथेनोइक अम्ल अगर दिख रहा था तो समझ जाइएगा कि एथेनोइक अम्ल ही क्या है, एसिटिक अम्ल है। 33 तक कर चुके हैं। अब बात करेंगे 34, 35 एंड 36 की। 34 रिएक्शन नंबर क्या है, ध्यान से सुनिएगा, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। 34 नंबर रिएक्शन, एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। यह हमारी कौन सी थी, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने अभी लिखा था। अब है रिएक्शन एसिटिक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है। एसिटिक अम्ल कौन सी रिएक्शन होती है, देखिए ध्यान से, एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COO और H। अभी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से थी, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट से। तो सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2 और CO3 होता है, क्योंकि देखिए Na+1 सोडियम और कार्बोनेट -2, ये बनेगा Na2CO3, इसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। क्या होगा, एक ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, ठीक है। इसके बाद हम आपको एक होमवर्क भी देंगे, उसको अपने आप खुद कीजिएगा। देखिए इसे कहते हैं ऐसे, ये CH3COO और यहाँ से Na मिलाकर बनेगा CH3COO और Na। क्या ये बात समझ में आ गई, बनेगा कि नहीं बनेगा। Na 2 है तो इसका मतलब 2 लगा दीजिए, अगर यहाँ 2 लगाया तो फिर यहाँ भी 2 लगा दीजिए, ठीक है। इतना पार्ट ये, और Na बैलेंस हो गया। अब यहाँ से 2 हाइड्रोजन बच गए, तो 2 हाइड्रोजन मान लो हो गए, ठीक, और CO3 हो गया, तो H2CO3 जिसको हम लोग कहते हैं कार्बोनिक अम्ल। पर ये नहीं बनेगा, ये फिर से टूटेगा, ये CO2 में टूटेगा और हाइड्रोजन में टूटेगा। तो ये हमने लिखा, देखिए फिर से ध्यान से सुन लीजिए, H हाइड्रोजन नहीं टूटेगा, H2O में टूटेगा, है ना, वही हम सोच रहे थे, फिर से देख लीजिए। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, उड़ गई, इसे क्या कहेंगे, सोडियम एसीटेट। इसे क्या कहेंगे, सोडियम एसीटेट। क्या ये बात समझ में आ रही है। रिएक्शन बैलेंस है, एक बार फिर से देख लीजिए, पूरी रिएक्शन क्या है, बैलेंस है, ठीक। 34 के बाद अब हम लोग बात करेंगे किसकी, 35 नंबर की। 35 नंबर क्या लिखा है, लिखा है कि
एथेनॉल क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट विलयन द्वारा ऑक्सीकृत होता है। ध्यान से सुनिएगा, एथेनॉल, एथेनॉल का फॉर्मूला होता है C2H5 और OH, ये ऑक्सीकृत होता है। आप चाहो ऐसे लिखो या आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो CH3CH2। अभी सेम इसी तरीके की रिएक्शन मैंने करवाई थी। ये कह रहे हैं क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट मतलब कमीनो4, कमीनो क्यों कहा मैंने, क्योंकि मेरे गुरुजी ऐसा ही कहते थे, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट। अब देखो, ये जो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट होता है ये खुद रिएक्शन नहीं करता, ये नवजात ऑक्सीजन देता है और नवजात ऑक्सीजन को हम रखते हैं पालने में। अब ये हो गया मेरा गोल गोल ये चौकोर सा पालना, इसमें ये रखा जाएगा। देखिए ये बन गया, इससे बनेगा क्या, इससे बनेगा एसिड। देखिए अभी ये कौन सा था, ये एथिल एल्कोहल है, ठीक है, एथिल अल्कोहल है जिसे हम लोग एथेनॉल कहते हैं। इसकी रिएक्शन क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट से होगी, क्या बनेगा, इससे बनेगा CH3, उसके बाद COO और H, और उसके बाद बन जाएगा आपका H2O। देखिए ये रिएक्शन 2 स्टेप में होती है। अगर मैंने आपको इससे पहले 2 स्टेप में पढ़ाई है कोई बात नहीं, आज डायरेक्ट पढ़ लीजिए, ये भी सही है वो भी सही है, ठीक है। अगर मैंने आपको 2 स्टेप में पढ़ाई है तो कोई दिक्कत नहीं। एथिल अल्कोहल से एसिटिल्डिहाइड में बनाया था मैंने, फिर बाद में ये बनाया था मैंने एसिटिक अम्ल, पर ऐसे भी सही है वो भी सही थी, ठीक। ये इतना हो गया। अब इसको बैलेंस करना है तो यहाँ पर हमें 2 लगाना पड़ेगा। अब ये 2 लग गया, देखिए पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ये क्षारीय कमीनो4 है, ये 3 ऑक्सीजन इधर है, 3 ऑक्सीजन उधर है, हाइड्रोजन 2 और इसके बाद 1 3। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देखिए 2 1 3 और इसको मैंने गिना नहीं, चलो गिन लेते हैं, 6 हो गए। अब ये हो गए 3 और 3 6, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। इसे कहते हैं एसिटिक अम्ल। बार बार लिखने की हमें जरूरत नहीं है। ये देखिए आप ध्यान से सुनिए, एक रिएक्शन ये जो है वो 2 बार कैसे कैसे पूछी गई है, जानबूझकर मैंने रखा था। अब ये हो गया 35 नंबर। अब बात करेंगे हम 36 नंबर रिएक्शन की। अब 36 नंबर रिएक्शन क्या लिखी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका मतलब NaHCO3। ये किसके साथ रिएक्शन करता है, एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल होता है हमारा, क्या होता है एथेनोइक अम्ल, CH3COO और H होता है, ठीक, ध्यान से सुनिएगा। फिर से वही होगा जो मैंने आपको बताया था, सेम उसी प्रकार जैसे अभी सोडियम बाइकार्बोनेट कहा था, सोडियम कार्बोनेट से करवाई थी, ये सोडियम बाइकार्बोनेट से, तो अलग अलग है दोनों, एक नहीं है ना। चलो देखो, अब यहाँ से ये CH3COO और यहाँ से Na, ये मिलकर बना देंगे CH3COO और Na। देखिए ऊपर रिएक्शन लिखी हुई है, उसमें और इसमें फ़र्क है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ से निकलेगा HCO3 और एक यहाँ से H2CO3, फिर वो टूटेगा, किस में टूटेगा, CO2 में टूटेगा और H2O में टूटेगा। बस फर्क एक था, उस रिएक्शन को NO2 के चक्कर में हमें बैलेंस करना पड़ा था। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि पूरी बैलेंस है। देखिए CH3COO, CH3COO, एक Na, फिर उसके बाद इधर से CO3 है तो उधर CO2 निकला, एक ऑक्सीजन बचा, एक हाइड्रोजन लिया, दूसरा हाइड्रोजन लिया, H2 बना दिया। पूरी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। नाम मैंने वहाँ लिखा है तो यहाँ पर भी आप लिख दीजिए सोडियम एसीटेट। ये क्या बन गया, सोडियम एसीटेट, तो इसे मैंने लिखा सोडियम एसीटेट। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरे ख्याल से। ये हो गया मेरा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड मत लिखना, इसको सही से पढ़ लो, कार्बोनेट। और ये क्या है, ये तो आपको पता ही है कि ये है एथेनोइक अम्ल, जिसको एसिटिक अम्ल भी हम लोग कहते हैं। समझ में आ रही बात। चलो जल्दी से 36 तक हो गया है, जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करेंगे किसकी, 37 नंबर रिएक्शन की। अब 37 नंबर रिएक्शन क्या है, चलिए उसको देखने की कोशिश कीजिए। 37 नंबर रिएक्शन क्या लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि, ध्यान से सुनिएगा, लिखा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मेथेन की क्रिया क्लोरीन से कराई जाती है। सूर्य का प्रकाश उपस्थिति में होगा और रिएक्शन है मेथेन की, तो CH4, इसकी रिएक्शन क्लोरीन से करवाई जा रही है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अंग्रेजी में सनलाइट, क्योंकि आप अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हो या ना हो ये आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। होता क्या है, इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, पर ये 4 स्टेप में है। आप एक करके आओगे वो भी सही माना जाएगा, चारों करोगे तब भी सही माना जाएगा। तो 4 कर सकें बहुत अच्छी बात है, नहीं एक में खत्म। चलो होगा क्या, देखो ये होता है मेथेन, तो 1 2 3 और ये हो गया मेथेन।
अब इसमें ये हमारा क्या है Cl2, तो Cl2 मान लो ऐसे लिखा है, ठीक। अब ये एक H और एक Cl दोनों मिला के क्या हो गए, HCl बना के उड़ गए, तो यहां से मिलेगा हमको HCl। फिर बचा क्या, CH3 और एक Cl, तो यहां मिलेगा CH3 और एक Cl बनता है, और इसे हम लोग कहेंगे क्या, नाम देखो क्या होगा इसका, ये हो गया आपका मेथेन, ये हो गया आपका मेथेन, और ये हो गई आपकी क्लोरीन गैस, तो हमने यहाँ लिखा क्लोरीन गैस। 4 स्टेप में होती है, पर आप इसको एक ही करके आओ, कोई दिक्कत नहीं। ये है, देखिए ध्यान से, इतने का नाम मेथिल, इसका नाम क्लोराइड, तो ये हो गया इसका नाम मेथिल क्लोराइड। अब मेरी बात ध्यान से एक सुन लीजिएगा, ये जो मेथिल क्लोराइड नाम मैंने बोला है यहाँ पर, ये मेथिल क्लोराइड नाम इसका साधारण नाम है, इसका IUPAC नाम क्लोरोमेथेन होता है, ये इसका IUPAC नाम क्लोरोमेथेन होता है। तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, एक से भले 2-2 नाम, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक। 37 नंबर रिएक्शन हो गई। अब बात करेंगे हम लोग रिएक्शन नंबर 38 की, और 38 नंबर रिएक्शन है, इस अभिक्रिया को क्लोरोनीकरण अभिक्रिया से भी जानते हैं। अब 38 नंबर देखो, जब वसा किसी क्षार से अभिक्रिया करती है, वसा क्या होती है, वसा का मतलब होता है कि साबुन में जो सोडियम स्टीरेट था वो हम लोगों का साबुन बनता है पूरा, लेकिन वसा का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए अभी सबसे पहले हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। वसा का मतलब सोडियम, हम लोग क्या वसा का फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले, तो देखिए वसा का फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, ध्यान से इसे देखिएगा, CH2, क्या लिखा मैंने, CH2, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, साबुन बनाने की प्रक्रिया आपके यहाँ पूछी जाती है, वही लिखने जा रहे हैं हम, ध्यान से सुनिएगा, ये वसा का फॉर्मूला है जो हम यहाँ पर आपको लिखकर देने वाले हैं। CH3, उसके बाद देखिए CH2O, और उसके बाद देखिए फिर से सही से लिख रहे हैं, CH2 COO और C17H35, इसको 3 बार लिखिए, CH2 COO C17H35, फिर लिखिए CH2 COO C17H35, लिख दिया। लेकिन अब ध्यान से सुनिए, अब मान लो इसको अगर हमें जोड़ना पड़ेगा, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ पर हमें एक बॉन्ड लगाना पड़ेगा, और जैसे ही यहाँ पर मान लीजिए ध्यान से कि ये CH2 की जगह पे CH3 लिखा होता, तो ये सही लिखा था, लेकिन अगर मुझे इसको जोड़ना है इसके साथ, तो इसका मतलब 3 हटा के हमें 2 करना पड़ेगा, और इसे भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा और जोड़ देना होगा। लेकिन अब इसको भी जुड़ना है, तो इसे भी हमें 2 करना पड़ेगा, लेकिन ये जुड़ने के लिए तैयार तो है, पर कह रहा भैया मेरा एक हाइड्रोजन कम तो करो, तो ये ऐसे जुड़ जाएगा। ये फॉर्मूला बन गया वसा का, ध्यान रखिएगा, मैंने कैसे बताया वही सही है, ये वसा का फॉर्मूला है, और इसको हम लोग कहते हैं स्टेरेट, ये मैंने आपको लिखवा रखा है 4थे चैप्टर में। ये किसी क्षार से रिएक्शन करता है, क्षार मतलब NaOH हो गया, और बनाएगा क्या, ये साबुन बनाएगा और ग्लिसरॉल बनाएगा। अब साबुन कैसे बनेगा, ध्यान से सुनिए, C17H35 COO, C17H35 COO, ये पूरा निकलेगा यहां से, तो हम लोग लिखेंगे कि C17H35 COO, और उसके बाद यहां से Na जुड़ेगा, लेकिन ये तो 3 बार निकलेगा, तो हम यहां पर 3 लगा देंगे आगे, यहां पर जैसे ही 3 लगाएंगे तो सोडियम में भी 3 लगाना पड़ेगा। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, अब ये यहाँ का इतना पार्ट बच जाता है, इतना पार्ट ये यहाँ से ब्रेक हुआ, उधर का चला गया, ये बच गया, तो इसको लिख दिया जाए, तो ये हो गया CH2, फिर उसके बाद CH, फिर उसके बाद CH2, यहाँ से OH 3 बार निकलेगा, और वो तीनों बार OH यहाँ पर जुड़ जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल क्या होता है, ये हमारा जैसे कि मोनो अल्कोहल होता है, वैसे ही ट्राई अल्कोहल है। मोनो अल्कोहल में एक OH जुड़ा होता है, और ये ट्राई अल्कोहल है जिसमें कि 3 एल्कोहल समूह जुड़े होते हैं, 3 OH जुड़े होते हैं। ये ग्लिसरॉल वही ग्लिसरॉल है जिसे आप यूज करते हो, जिसे आप ग्लिसरीन कहते हो, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ये वसा है, और ये क्या है, क्षार है, और जो ये बना है यहाँ पर क्या बना है, ये साबुन। तो देखिए मैंने आपको एक तीर से कितने सारे निशाने लगवा दिए, कितना ज़्यादा मैंने आपको धनुर्धर बना दिया है। 38 नंबर रिएक्शन, अब जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको। अब बात करेंगे 39 और 40 की, अब 2-2 करके बता दें, क्योंकि 39 और 40 अब केवल 2 बची हैं। 39 नंबर रिएक्शन देखिएगा ध्यान से, पेपर में ये क्वेश्चन आया है, कई बार आया है। क्या क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन की वनस्पति तेल से क्या वनस्पति घी कैसे बनता है।
तो याद रखिएगा निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, यह हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब वनस्पति तेल हाइड्रोजन से क्रिया करके वनस्पति घी बनाता है तो इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, या फिर कह सकते हो कि हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया का सर जी एक और उदाहरण बता दीजिए। तो सुनिए फिर, असंतृप्त यौगिक में हाइड्रोजन जोड़ दिया जाता है तो बन जाता है संतृप्त यौगिक, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, चलो, जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, हाइड्रोजनीकरण। अब वनस्पति तेल, तो ये देखिए ध्यान से, इसको कैसे लिखोगे, वनस्पति तेल, इसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और निकिल उत्प्रेरक होगा जो केवल अभिक्रिया को करवाएगा और इससे बनेगा वनस्पति घी। बस इतना ही आपको लिखना था, इस अभिक्रिया को हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब 40 नंबर रिएक्शन है, क्या लिखा है, जिंक धातु सिल्वर नाइट्रेट से अभिक्रिया करता है। जिंक मतलब Zn होता है, सिल्वर नाइट्रेट मतलब Ag+1 NO3-1। अब ये 1 कैंसिल, क्या बनेगा, AgNO3। लेकिन एक समस्या उत्पन्न हो गई मेरे लाल, ये उत्पन्न हो गई कि Zn के ऊपर तो +2 का चार्ज होता है, तो क्या होगा फिर, Zn बनेगा, NO3 बनेगा और इसके ऊपर जो +2 का चार्ज था वो नीचे पहुंच जाएगा। इसका मतलब यहाँ से ये ऐसे हो जाएगा। इसे कहते हैं जिंक नाइट्रेट। इसे क्या कहते हैं, जिंक नाइट्रेट। ये हमने लिख दिया जिंक नाइट्रेट। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। इसे बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि अभी NO3 2 हो गए उधर। अब Ag जो बचेगा वो 2Ag यहाँ पर लिख दिया जाएगा, जिसे हम लोग कहेंगे कि सिल्वर धातु मतलब कि चांदी। ये आपकी चांदी हो गई इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि आपके पूरे नंबर अब हो जाएंगे क्लियर। तो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आपको कुछ थोड़ा सा बताएंगे, पूरी रिएक्शन बैलेंस है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इस पूरे वीडियो को अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको इसका PDF मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, मैं बार बार बता रहा हूं आपको। इसका PDF निकलवा लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए और घर पे इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। चलिए, अभी हमें इस वीडियो को करना होगा समाप्त। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए। धन्यवाद, भूलिएगा मत, गुरुजी हैं तो संभव है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।